नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में संविधान की भावना के विरुद्ध या संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध कोई काम हो और उससे लोग डरें, ऐसी व्यवस्था हो उससे लोग डरें, ये तो हमने बहुत बार देखा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है इमरजेंसी, कि जब संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया गया था, संविधान को कुचल दिया गया था और एक तरह की डिक्टेटरशिप आ गई थी। वो दौर भी हमने देखा है, लेकिन ये दौर कभी नहीं देखा कि संविधान की भावना और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप काम हो रहा हो कोई देश में राष्ट्रीय स्तर पर, और उससे कुछ लोग डरे हुए हों। कुछ लोगों से मेरा मतलब है कुछ पार्टियां, राजनीतिक दल और उनके नेता। अब सवाल यह है कि इस डर का कारण क्या है। डर का कारण समझेंगे तो डर भी समझ में आएगा कि ये जो कुछ हो रहा है वो होना क्यों ज़रूरी है, क्यों देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। बात है एसआईआर की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। चुनाव आयोग कर रहा है। बिहार से शुरुआत की थी, बिहार में हो गया। बिहार में जब तक चला हल्ला मचता रहा, उसके बाद सब कुछ शांत है। अब बिहार में कोई एसआईआर की बात नहीं कर रहा है। एसआईआर के कारण बिहार की मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी हुई, इसका मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। किसी का वोट कट गया जिसका नहीं कटना चाहिए था, ये एक उदाहरण लेकर पूरा विपक्ष सामने नहीं आ पाया। जो इस मुद्दे को सबसे जोर शोर से उठा रहे हैं राहुल गांधी, वो भी नहीं ला पाए, उनकी पार्टी भी नहीं ला पाई। लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। परसों संसद में जिस तरह से उनको जवाब दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि थोड़ी भी किसी में शर्म होती, नैतिकता होती, तो फिर वो इस मुद्दे पर बात नहीं करता। लेकिन ये राहुल गांधी है, ये सामान्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं करते, क्योंकि ये विशिष्ट लोग हैं। अब आप देखिए, इस समय देश के कई राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर का काम चल रहा है। दो राज्यों में सबसे ज़्यादा परेशानी, एक है पश्चिम बंगाल जहां सत्तारूढ़ दल को परेशानी है, और एक है उत्तर प्रदेश जहां सबसे बड़े विपक्षी दल को परेशानी है। तो आप इस रिश्ते को समझिए कि एक सत्तारूढ़ दल और एक विपक्षी दल, तकलीफ दोनों की एक, और जो काम हो रहा है वो एक। और वो काम है चुनाव आयोग को जो संविधान से अधिकार मिला है उसके तहत। इस बात को चुनाव आयोग कह चुका है, संविधान में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। देश का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, हम चुनाव आयोग को नहीं रोक सकते, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। अगर इस काम में कोई गड़बड़ी हो रही है तो हमारे सामने लाइए, फिर हम एक्शन लेंगे। बिहार का चुनाव शुरू हुआ, मतदान हुआ, नतीजा आ गया, आज तक कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में हल्ला हंगामा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल यानी तृणमूल कांग्रेस और उनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्हीं की सरकार अड़ंगा डाल रही है कि एसआईआर होने ना पाए। उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है, और सीधे सीधे एसआईआर जो चुनाव आयोग कर रहा है वो तो एक तरफ है, घुसपैठियों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के 17 बड़े शहरों में जहां नगर निगम है, वहां पर अभियान चलाया जा रहा है, पहचान की जा रही है घुसपैठियों की, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। देश में ये पहली बार हो रहा है असम के बाहर। किसी राज्य सरकार ने हिम्मत नहीं की, केवल योगी जी की सरकार ने ये हिम्मत की है, और केवल हिम्मत ये नहीं दिखाई कि बयान दे दिया। काम चल रहा है, पुलिस दिन रात वेरिफिकेशन का काम कर रही है। बड़े पैमाने पर ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम असम से आए हैं। असम से यहाँ क्यों आए, असम से कहाँ से आए? तो असम में जब एनआरसी शुरू हुई तो भागकर यहाँ आए। ये आप मानकर चलिए कि ये सब घुसपैठिए हैं। और ये बात इससे भी साबित होती है कि लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म ऐसे हैं जो बीएलओज ने दिए, लेकिन भरकर वो लौट कर नहीं आए। मतलब लौट कर इसलिए नहीं आए कि उनको डर था कि पकड़ लिए जाएंगे।
फॉर्म भर कर देंगे तो उसमें अपना ब्यौरा भी देना पड़ेगा और उसका मिलान होगा 2003-4 में जो SIR हुई थी उससे। जो डॉक्यूमेंट देंगे उसकी तस्दीक होगी। आपने मान लीजिए कि जो है आधार कार्ड दिया तो आधार अथॉरिटी से उसकी तस्दीक कराई जाएगी कि ये सही है कि फर्जी है। तो इस डर से ये फॉर्म लौट कर ही नहीं आए। जो अब इस दुनिया में नहीं हैं या जो उत्तर प्रदेश से चले गए या जिनके 2 जगह नाम हैं, उनके नाम हटना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें कोई समस्या नहीं है। असली जो मुद्दा उभर कर सामने आ रहा, पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने घुसपैठिए हैं और ये राज्य दर राज्य की कहानी है। देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां ये घुसपैठिए नहीं है, लेकिन किसी और राज्य ने इस तरह से अभियान चलाने की हिम्मत नहीं की जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की है। तो अब इससे परेशानी किसको हो रही है? इससे तो खुशी होनी चाहिए सभी राजनीतिक दलों को कि भाई जो इस देश का नागरिक नहीं है वो वोटर क्यों बने। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा परेशान है अखिलेश यादव और वो काठ की हांडी फिर से चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बिहार में SIR हो रही थी तब भी उन्होंने प्रचार किया था, वहाँ उनकी पार्टी का कुछ नहीं है, कोई जनाधार नहीं है और उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार भी नहीं था। तो वो RJD और कांग्रेस के लिए प्रचार करने गए और मुद्दा क्या था? ये SIR करा रहे हैं, तुम्हारा वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, उसके बाद राशन कार्ड वापस लेंगे, उसके बाद तुम्हारा आरक्षण छीन लेंगे। अब SIR का आरक्षण से क्या कनेक्शन है? ये जो है आइंस्टाइन के दिमाग वाला कोई अखिलेश यादव ही बोल सकता है जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। जब CAA का मामला चला था तब भी ऐसे वैज्ञानिक आए थे जो कहते थे कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि CAA का भारत के मुसलमानों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये अभियान चलाया गया। वो दरअसल आरक्षण वाला मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ जगहों पर चल गया, तो जिसको कहते हैं खून मुंह लग जाना, वो खून मुंह लग गया है। उत्तर प्रदेश में चल गया। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गई, पार्टी के इतिहास की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और उनको लग रहा है कि ये उनके पुरुषार्थ से मिल गई है, अखिलेश यादव की लोकप्रियता से मिल गई है, समाजवादी पार्टी के जनाधार से ये सीटें मिल गई हैं। उनको मालूम नहीं कि ये बाढ़ का पानी है और वो बाढ़ उतर चुकी है और पानी भी उतर गया है। अब वो न मुद्दा है न उस पर उस तरह का समर्थन है। लोगों को समझ में आ गया कि ये बेवकूफ़ बनाने के लिए, हमको भरमाने के लिए, बरगराने के लिए ये मुद्दा उठाया गया था। और उसका सबसे ताज़ा उदाहरण तो बिहार ही है। बिहार में भी ये चलाने की कोशिश हुई, नहीं चला, बुरी तरह से हार गए महागठबंधन के लोग। RJD, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों का सफाया हुआ और प्रचंड बहुमत से NDA जीती, लगभग उतनी सीटें जितनी 2010 में मिली थी। 2010 में 206 सीटें मिली थी, इस बार 202 सीटें मिली। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जनता कितनी जल्दी झूठ को पकड़ लेती है। जनता के पास कोई मशीन नहीं है, लेकिन उसकी जो सहज बुद्धि है, कॉमन सेंस है, वो सबसे बड़ी मशीन है झूठ पकड़ने वाली। वो तुरंत झूठ को पकड़ लेती है और नेता की नीति और नीयत के फर्क को भी समझ लेती है। तो अखिलेश यादव को अभी गलतफहमी है, जैसे राहुल गांधी को है। वो लेकर चाट घूम रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संसद में भी वही बोले, महाराष्ट्र में ये इतने वोट की चोरी हो गई, हरियाणा में इतने की हो गई, कोई बात साबित नहीं कर पाए। किसी बात को लेकर जो है अदालत में नहीं गए। संवैधानिक व्यवस्था है, अगर चुनाव नतीजे से आप असंतुष्ट हैं, आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, ये सही नतीजा नहीं है, तो 45 दिन का समय मिलता है, आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। एक भी रिट कांग्रेस पार्टी ने फाइल नहीं की है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो और चाहे अब बिहार का चुनाव हो। अभी तक एक भी रिट फाइल नहीं हुई है। चुनाव आयोग में शिकायत नहीं हुई है, रिट की बात तो छोड़ दीजिए। तो घुसपैठिए अगर पहचाने जा रहे हैं तो अखिलेश यादव को क्यों दिक्कत होनी चाहिए?
डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट, ये भारत सरकार की पॉलिसी है जिसकी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में और संसद के बाहर की है। संसद में बोलते हुए चुनाव सुधार पर उन्होंने कहा, एक भी घुसपैठियों को मतदाता नहीं बनने देंगे। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? दो चीज़ें कह रहे हैं, तुम्हारा जो है राशन कार्ड छीन लेंगे, वो मतदाता सूची से नाम काट देंगे, तुम्हारा आरक्षण छीन लेंगे, और कह रहे हैं कि ये बैकडोर से एनआरसी है। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, वो रजिस्टर जिसमें उन लोगों का नाम हो जो इस देश के नागरिक हैं। तो सवाल यह है कि भाई साहब, आपको दिक्कत क्या है? अगर देश के नागरिकों का रजिस्टर बनता है, उनकी पहचान होती है, तो उसमें किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? पहली बात तो ये एनआरसी है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि एनआरसी है भी, तो आपको तो मांग करनी चाहिए कि सरकार एनआरसी कराए, एक बार के लिए ये मुद्दा हमेशा के लिए सेटल हो जाए। ये बीच बीच में विवाद उठना बंद हो जाए कि कौन घुसपैठिया है, कौन रोहिंग्या है, कौन नहीं है, कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं है, चुनाव आयोग को अधिकार इसकी जांच करने का है कि नहीं है। एनआरसी से सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। एनआरसी जो है वो हवा बनकर उनके दिमाग पर हावी है कि इस देश में एनआरसी हो जाएगा तो क्या होगा? जितने इस देश के नागरिक नहीं हैं, विदेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो किसी विपक्षी दल को इससे क्यों समस्या होनी चाहिए? ये पूरी एक्सरसाइज पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हो रही है और एक तरह से कहें परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई गड़बड़ नहीं नज़र आती, लेकिन राजनीतिक दलों और कुछ नेताओं को बड़ी समस्या हो रही है। अब आप देखिए, एनआरसी तो होनी है, सरकार कह नहीं रही है, घोषणा नहीं कर रही, वो अलग बात है। सरकार के पास अगले 1.5-2 साल में नागरिकों के डेटा का विपुल भंडार होगा। कोरोना के दौरान वैक्सीनेशन जो हुआ, 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन्स लगी, मतलब उनको मिलाकर जिन्होंने दूसरी डोज भी लगवाई या तीसरी भी लगवाई होगी कुछ लोगों ने। उसके अलावा 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, उनकी पूरी जानकारी है सरकार के पास। केंद्रीय योजनाओं का लाभ जिनको मिल रहा है उसकी जानकारी है सरकार के पास। अब इसके बाद जनगणना होनी है और फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होना है। तो डेटा का इतना बड़ा भंडार होगा सरकार के पास, एनआरसी कराने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी सरकार को। वैसे भी आजकल टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल हो रहा है, 2023 में कौन वोटर था, कहाँ था, आज कौन कहाँ कहाँ वोटर है, मिनटों में पता चल जाता है, बल्कि मिनट भी नहीं लगता। जिस तरह से लोगों को फॉर्म दिए जा रहे हैं, ये एसआईआर के प्री फिल्ड फॉर्म हैं, पहले से आपका नाम है, आपका पता है, आपके परिवार के सदस्यों की संख्या है, सब कुछ पहले से है। आपको केवल वेरीफाई करना है कि इनमें से कौन लोग हैं और कौन लोग यहाँ से चले गए हैं या कौन लोग जीवित हैं, कौन नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर यह काम हो रहा है जिसका हर ओर से स्वागत होना चाहिए। मतदाता सूची में गड़बड़ है ये सब लोग मानते हैं, लेकिन उसमें सुधार होना चाहिए। मतदाता सूची में गड़बड़ है ये सब लोग मानते हैं, उसमें सुधार होना चाहिए ये भी मानते हैं, लेकिन जैसे ही सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई तातातैया करने लगे कि हमको एसआईआर नहीं चाहिए। भाई आपके लिए नहीं है, मतलब मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। ये इस देश के लिए है, इस देश के जनतंत्र के लिए है, इस देश के उस नागरिक के लिए है जो इस देश का असली नागरिक है और जिसको मतदान का अधिकार है, जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का अधिकार है, जिस पर दूसरे लोग कुंडली मारकर बैठे हैं सांप की तरह। उनसे मुक्ति दिलाना इसका उद्देश्य है। एसआईआर का उद्देश्य नहीं है ये, लेकिन उसके जरिए जो आंकड़े आएंगे उससे ये संभव हो पाएगा। तो एसआईआर का उद्देश्य जो चुनाव आयोग करा रहा है उसका सिर्फ इतना है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो, एक बार पूरी तरह से सफाई हो जाए, जो कूड़ा करकट है वो बाहर हो जाए, जो असली चीज़ है वो रह जाए। तो इसमें सहयोग करने की बजाय, स्वागत करने की बजाय चिंता क्यों है? क्योंकि यही घुसपैठिए तो वोट का आधार है उनके। इन्हीं घुसपैठियों के दम पर तो लगता है कि सत्ता में आए थे और फिर आएंगे।
अगर यही चले जाएंगे तो उनको लगता है कि हमारा साम्राज्य लूटा जा रहा है, हमको हमेशा के लिए सत्ता से बाहर किया जा रहा है। इसका मतलब आपको इस देश के जो नागरिक हैं वो और मतदाता हैं उन पर भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि इस देश के जो असली नागरिक हैं, मतदाता हैं, वो आपको वोट नहीं देंगे। जो घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं, अवैध रूप से आए हैं, वो आपको वोट देंगे। इसलिए विरोध हो रहा है और कोई वजह नहीं है विरोध की, कोई कारण नहीं है विरोध करने का, कोई औचित्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है। और जो भी काम हो रहा है संवैधानिक तरीके से हो रहा है। संविधान की प्रति सर पर लेकर घूमने से आप संविधान के रक्षक नहीं हो जाएंगे। संविधान के अनुसार जो कदम उठाया जा रहा है देश में, जिसका समर्थन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उसमें सहयोग करने से आप संविधान के रक्षक बनेंगे। उसका विरोध करने का मतलब आप संविधान का विरोध कर रहे हैं, संविधान के प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार देश चले। आप चाहते हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश में कौन हो, क्या ये विदेशी घुसपैठिए तय करेंगे? तो ये तो नहीं होने वाला। अब तक जो हो चुका वो हो चुका, अब आगे ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए बेचैनी है, इसीलिए परेशानी है, इसीलिए इतना आक्रोश है। उसको रुकवाने की हर संभव कोशिश हो रही है, जो कि होने वाला नहीं है। और जब जब उनको जैसे जैसे उनको लग रहा है कि वो रुकवा नहीं पाएंगे, उनकी हताशा और बढ़ती जा रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।